हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा लिबरलाइजेशन पे चर्चा कर रहे थे हम और बहुत सारी बातें कर चुके हैं, काफ़ी बातें लिख भी चुके हैं। एक बार बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए बेटा और फिर आगे की बात लिखना शुरू करते हैं और प्राइवेटाइजेशन पे आज चर्चा को लेकर जाते हैं। बेटा लिबरलाइजेशन में हमने 4 तरीके के रिफॉर्म्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में बेटा हमने 4 बातें पढ़ी थी। बेटा एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्टेंस 6 इंडस्ट्रीज, सारे लाइसेंसिंग फिनिश हो गए थे। 6 इंडस्ट्री आज भी रहती हैं, लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डेंजरस केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पहले 17 इंडस्ट्री जितना बड़ा था, फिर 8 हुई, फिर रह गई 3 बाबू। उसके बाद हमने पढ़ा था डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। अर्लियर जो प्रोडक्शन एरिया एसएसआई के लिए रिजर्व रखे गए थे उनको भी डी रिजर्व कर दिया। और उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पुराने टाइम में बेटा प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिंक्ड विद द लाइसेंसिंग। जब आपने लिबरलाइजेशन कर दिया, लाइसेंसिंग खत्म कर दी, तो बेटा आज की तारीख में कोई कैपेसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है आपके पास, जितना मर्जी प्रोड्यूस करो। याद आई बात? फिर हमने बात करी थी बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की, और इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर उस टाइम पर 3 चीज़ों से मिलकर बना था। बैंक की बात कर लो, एनबीएफसीज की बात कर लो, और शेयर मार्केट की बात कर लो, या स्टॉक एक्सचेंज, कुछ भी बोलो। एंड आरबीआई इज द रेगुलेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाबू। लेकिन जैसे ही आपने लिबरलाइजेशन करा, आरबीआई का रोल सब्सटेंशियली चेंज हो गया बेटा। आरबीआई 1991 से रेगुलेटर ना होकर एक फैसिलिटेटर है। As a regulator, RBI would determine the interest rate structure for all the commercial bank. लेकिन एज अ फैसिलिटेटर आरबीआई ने बात कमर्शियल बैंक के ऊपर छोड़ दी। अगर आपको लगता है आपकी कमाई हो रही है, ठीक है ना, आपको लगता है बेटा आप कमा सकते हो, तो जितना मर्जी इंटरेस्ट चार्ज करो, जितना मर्जी इंटरेस्ट आगे से लो, हमें कोई सिरदर्दी नहीं है, ठीक है ना बेटा। और मैं देखता हूँ आज के तारीख में हर बैंक का एक अलग इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सरकारी बैंक कहते हैं हम सेविंग बैंक पर 3% ब्याज देंगे, कोटक महिंद्रा कहता है मैं 4% दूंगा, डीसीबी कहता है मैं 5% दूंगा, यस बैंक कहता है मैं 6% दूंगा। हर बैंक का एक अलग ही इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर आज की तारीख में हो चुका है बेटा, ठीक है बाबू। पहली बार एफआईआई को अलाउ किया गया कि आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और बेटा क्योंकि लिबरलाइजेशन हो गया तो बेटा प्राइवेट बैंक इमर्ज होने शुरू हो गए, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। इंडिया के खुद के प्राइवेट बैंक और बेटा इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक इंडिया में इमर्ज होने लगे। जैसे कि मैं बात कर रहा था इंडियन बैंक्स की, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, ये सब इमर्ज हुए। ये डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक है बेटा। और इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक भी है हमारे पास, बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये बेटा दोनों इंटरनेशनल बैंक है। इनकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की सहारनपुर में भी ब्रांच है बेटा, कोर्ट रोड पे एटीएम भी लगा हुआ है, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद बेटा हमने थर्ड पढ़ा था फिस्कल रिफॉर्म। बेटा फिस्कल वर्ड इज रिलेटेड विद द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन बेटा यहाँ पर जिस रिफॉर्म की बात चल रही है वो बेसिकली टैक्स में हुआ था, जो रेवेन्यू का मेन सोर्स है, गवर्नमेंट का बेटा रेवेन्यू का मेन सोर्स है। और बेटा रिफॉर्म्स कैसे हुए थे? सारे डायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक रह गया, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके वो जीएसटी और कस्टम रह गए, ठीक है ना बेटा। और बाबू पहले जो टैक्स होते थे बेटा, टैक्स रेट होते थे बड़े कॉम्प्लेक्स होते थे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स होते थे इसलिए चोरी होती थी, कॉम्प्लेक्स थे तो इवेसिव भी थे बाबू। आज की तारीख में टैक्स रेट सिंपल हो चुके हैं तो बेटा लोग पे भी करते हैं खुद से, ठीक है जी। ये बात होगी थी फिस्कल रिफॉर्म में। देन बेटा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बेटा कल जब पूछ रहा था तो पता नहीं क्या ही बोल रहे थे। चलो जी बेटा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म इज रिलेटेड विद द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी उस दिन इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड में, जब इस चैप्टर का एनसीईआरटी से इंट्रो और बैकग्राउंड पढ़ा था, कि इंडिया के पास सिर्फ बेटा पेट्रोल के लिए रिजर्व हुआ करता था या नेसेसिटी के लिए। और बेटा 1991 में रिजर्व रिड्यूस होकर 15 दिन का बचा था, एक फोर्टनाइट का बचा था। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन का। 16वें दिन के बेटा पेट्रोल मंगाने के पैसे भी नहीं थे देश में, इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बेटा गिर चुका था बाबू। अब इंडिया चाहता था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेटा एकदम से शूट अप हो जाए, तो एकदम से बेटा रिजर्व शूट अप होने के लिए उन्होंने एक चाल खेली।
उन्होंने क्या करा, इंडियन गवर्नमेंट ने खुद बोला कि मैं अपनी करेंसी को डीवैल्यूड मान रही हूं। मान लो बेटा 1991 में $1 की कीमत 40 रुपए थी, तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या करा, बता दिया कि आज से $1 50 रुपए का हो गया। यानी कि पहले अगर आप 40 रुपए लेके जाते तो $1 मिल जाता, और अब 50 ले जाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने इंटेंशनली अपनी करेंसी को डीवैल्यूड क्यों मान लिया बेटा? बाबू, क्योंकि डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। आप सोचो, एक फॉरेनर के एंगल से सोचो, आप फॉरेनर हो, आप $1 लाख लेकर इंडिया आते थे पहले, तो आपको 40 लाख का सामान मिलता था, और आज एकदम से 50 लाख का मिलने लगे $1 लाख में। विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर नाउ यू कैन बाय मोर कॉमोडिटी फ्रॉम इंडिया। तो फॉरेनर एकदम इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगे बेटा, एकदम अट्रैक्ट होने लगे बेटा, इंडिया से गुड्स बाय करने लगे ह्यूज क्वांटिटी में। और जब वो इंडिया से बाय करने लगे ह्यूज क्वांटिटी में, इंडिया के पास बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठी हो गई, और जैसे ही इकट्ठी हुई, गवर्नमेंट ने कह दिया कि आज से हम फिक्स नहीं करेंगे बेटा किसी भी फॉरेन करेंसी का प्राइस। अर्लियर गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि फॉरेन करेंसी की कीमत क्या होगी। गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, जैसे ही डीवैल्यूएशन किया और बहुत सारे रिजर्व इकट्ठे हो गए, गवर्नमेंट ने बेटा फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस को छोड़ दिया फ्री फोर्सेस के ऊपर, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। गवर्नमेंट ने कहा डिमांड और सप्लाई प्रेशर के अकॉर्डिंग अब ऑटोमेटिकली प्राइस डिटरमाइन होगा, मैं कभी डिटरमाइन नहीं करूंगी कि प्राइस क्या है फॉरेन एक्सचेंज का। समझ आई बात? एक्सटर्नल सोर्सेज रिफॉर्म क्या है, ठीक है बेटा। बाबू ये लिखते हैं। इसके बाद एक और बात एनसीईआरटी में जो इन 4 बातों के अलावा है, वो बात पहले एनसीईआरटी से पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है बेटा। चलो अभी आप हेडिंग लिखो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। किसी के पास एक्स्ट्रा पेन हो तो गूफी भाई को दे दो हमारे। है ही नहीं यार, दे दे क्या फर्क पड़ता है। उसने बड़ा कल कॉपी भी नहीं लानी, तो कह रही रेड। पहले यार फैक्ट्री है हमारी, तो फैक्ट्री है। लो चलो बेटा, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म फर्स्ट बुलेट लिखना है इसमें। आफ्टर लिबरलाइजेशन government devalued the Indian rupee. After liberalization, government devalued the Indian rupee. Second bullet, export will rise due to the devaluation. Due to the devaluation and foreign exchange reached to the past tense लिखना, reached to the comfortable level. Third bullet लिखना, after devaluation, government left it to the market forces. Government left it to the market forces to determine the price of foreign exchange. बस एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म इतना ही लिखना था बेटा। मैं अभी आपको बोल रहा हूं एनसीईआरटी जब पढ़ोगे इन 4 बातें तो दिखाई देंगी। इसके अलावा एक और बात दिखाई देगी, ये तो बस मैं कंफर्म करने के लिए पढ़ा रहा हूं। इतना मैंने पढ़ा दिया, उतना ही लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। और आगे की एक बार ढंग से पढ़ेंगे और उसके ऊपर नोट लिखेंगे। फिर छोटा सा प्राइवेटाइजेशन है, कुछ 10 लाइन का प्राइवेटाइजेशन 10 लाइन का लिखेंगे बेटा, फिर छुट्टी, ठीक है जी। चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं लिबरलाइजेशन एनसीईआरटी से। मैं बेटा पेज नंबर 41 पर हूं और आपको बता देता हूं जिसके पास बुक नहीं है बेटा, ग्रुप में नोट्स आए हुए हैं।
ठीक है ना, आप ग्रुप से डाउनलोड करके बेटा रीड कर सकते हो मेरे साथ साथ। तो बेटा लिबरलाइजेशन का फर्स्ट पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूं, एक काम करो फर्स्ट पैराग्राफ आप जल्दी से आप पढ़ो, जल्दी से पढ़ना आप। बेटा मैंने फर्स्ट पैराग्राफ आपको पढ़ने को इसलिए कहा क्योंकि इसमें कोई काम की बात नहीं है जो मुझे लिखवानी है। आगे बढ़ते हैं। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, रेगुलेटरी मैकेनिज्म वर एनफोर्स्ड इन वेरियस वे। Industrial licensing, under which every entrepreneur had to get permission from government officials to start a firm, close a firm, or decide the amount of goods that could be produced. Private sector are not allowed in many industries. Third, some goods could be produced only in the small scale industries. Fourth, control in price fixation and distribution of selected industrial product. The reform policies introduced and after 1991 removed many of these restrictions. Industrial licensing was abolished for almost all but product categories: alcohol, cigarette, hazardous chemical, industrial explosive, electronic, aerospace, and drugs and pharmaceuticals. The only industries which are now reserved for the public sector are a part of defense equipment, atomic energy generation, and railway transport. Many goods produced by small-scale industries have now been de-reserved. In many industries, the market has been allowed to determine the prices. बेटा जितनी बातें मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई है वही बातें इसने पॉइंट में दी। इसने बताया पहले क्या क्या होता था और लिबरलाइजेशन ने क्या क्या कर दिया। पहले इंडस्ट्रीज रिजर्व थी बेटा, सबको लाइसेंस चाहिए था, पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते थे, पहले स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व थी, और इसने बताया कि ये चारों कैसे रेस्ट्रिक्शन हट गई। वही बातें मैंने चारों हेडिंग में कन्वर्ट कर दी। आगे बढ़ना, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। Financial sector include financial institutions such as commercial bank, investment bank, stock exchange operation, and foreign exchange market. The financial sector in India is regulated by RBI. You may be aware that all bank and the other financial institutions in India are regulated through various norms and regulation of RBI. The RBI decides the amount of money that bank can keep with themselves, fixes interest rate, nature of lending to the various sector, etc. One of the major aim of the financial sector reform is to reduce the role of RBI from regulator to a facilitator of the financial sector. लिख चुके हम ये बात। बाबू कहता है this means that the financial sector may be allowed to take the decision on many matter without consulting the RBI. बेटा जब RBI रेगुलेटर हट गया, फैसिलिटेटर बन गया, कहता है आज की तारीख में कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपने डिसीजन ले सकता है, RBI को बताने की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने के हाल बताऊं, अगर पंजाब नेशनल बैंक ने एक ब्रांच लगानी है ना, पहले आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होती थी, और अब हर बैंक इतनी सारी ब्रांचेस लगा रहा है बिना आरबीआई को बताए। आरबीआई को बताने की जरूरत नहीं है आपको। चलो जी, कहता था रिफॉर्म पॉलिसी लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। मैंने भी लिखवाई है बात कि इमरजेंस हुआ था बेटा सारे प्राइवेट बैंक का, चाहे वो इंडिया के थे मतलब डोमेस्टिक थे, चाहे वो इंटरनेशनल थे। कहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक विल रेज अराउंड 50%. Those banks which fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of RBI and the rationalize their existing branch network. Though banks have been given permission to generate resources from India and abroad, certain managerial aspects have been retained with the RBI to safeguard the interest of the account holder and the nation. कहता है ऑल्दो सारी फ्रीडम दे दी गई थी लेकिन कुछ फ्रीडम नहीं भी दी गई, ताकि बेटा ऐसा ना हो पब्लिक के साथ धोखा हो जाए, कोई बैंक फरार हो जाए इंडिया से पैसे लेकर। ठीक है ना बेटा। चलो कहता है FII such as merchant banker, mutual fund and the pension fund are now allowed to invest in Indian financial market. FII को अलाउ किया गया कि आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। चलो जी बेटा, टैक्स रिफॉर्म, जिसको मैंने फिस्कल रिफॉर्म लिखवाया है वो। Tax reform are concerned with the reform in a government taxation and the public expenditure policy, which are collectively known as fiscal policy. उसने बताया गवर्नमेंट के इनकम यानी कि टैक्स और गवर्नमेंट के खर्चों को फिस्कल बोलते हैं हम। ठीक है ना बेटा। कहता देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस on the income of individual as well as the profit of business enterprises. Since 1991, there has been a continuous reduction in the taxes on the individual income, as it was felt that high rate of income tax were on an important reason for tax evasion. कहता है 1991 से अगर आप स्लैब रेट देखोगे ना, लगातार इनकम टैक्स गिर रहा है।
क्यों बेटा? क्योंकि अगर आप टैक्स रेट को ज़्यादा रखते हो बेटा, लोग चोरी करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न माना जाता है चोरी का, कि अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स रखते हो तो कोई अपनी इनकम बताता ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ो जी। इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स एनकरेज सेविंग, voluntary disclosure of the income. The rate of corporation tax, which has been very high earlier, has been gradually reduced. Effort have also been made to reform the indirect taxes levied on the commodity in order to facilitate the establishment of common national market for the goods and the commodity. Another component of reform in this area is simplification. In order to encourage better compliance on the part of taxpayer, many procedures have been simplified and the rate also been substantially lowered. Recently, the Parliament passed the law GST Act 2016 to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. This law came into force from July 17. This is expected to generate additional revenue for the government, reduce tax evasion, create one nation, one tax, one market. बेटा देखो, इसने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी बहुत सारे चेंजेस करे, घूम फिर के बाद जीएसटी पे ले आया। ठीक है ना, आपको याद रखना है बेटा, जीएसटी लॉ कब बना था और बेटा कब ये इम्प्लीमेंट हुआ। ऑल्दो मैंने अभी लिखवाया नहीं, क्योंकि मैं जीएसटी के ऊपर बहुत चर्चा कर सकता हूँ। ठीक है ना, मैं 2 से 3 लेक्चर लूंगा बेटा जो जीएसटी पे ही चलेंगे। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, मैं 3 लेक्चर लूंगा जो सिर्फ जीएसटी पे लूंगा आपसे। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा। चलो जी, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट in 1991 as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis. The rupee was devalued against the foreign currency. मैंने भी लिखवाया बेटा ये बात कि हमने डिवैल्यूएशन किया था। सबसे पहला काम ही ये करा बेटा, 1 रुपये की कीमत जितनी भी होती थी बेटा उसको और गिरा दिया। चलो, कहता है बेटा दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कहता है इसकी वजह से फ्लो बढ़ गया बेटा फॉरेन एक्सचेंज का। क्यों बेटा? क्योंकि डिवैल्यूएशन हमेशा बेटा एक्सपोर्ट बढ़ाता है आपके। कहता है इट ऑल्सो सेट द टोन टू द फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। कहता है साथ ही साथ आपने क्या करा, फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर रहता था उसको भी फ्रीडम दे दी, यानी कि बेटा वो फ्री फोर्सेस पे चला गया डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर पर। नाउ मोर ओपन देन नोट मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हमने ये सारी बातें लिखी हैं बेटा जितनी अब रीड करी हैं। अब जो लास्ट बात हम रीड करने जा रहे हैं लिबरलाइजेशन की बात मैंने अभी नहीं लिखवाई, अब लिखवाऊंगा। पढ़ो जी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। इसको मैं स्लो पढ़ूंगा बेटा ताकि समझ में आए लिखा क्या है बेटा। चलो जी, कहता है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रेजीम was initiated to increase international competitiveness of industrial production and also foreign investment and technology into the economy. This aim was also to promote efficiency of local industries and adoption of modern technology. पढ़ते चलो, इकट्ठे एक्सप्लेन करेंगे। In order to protect domestic industries, India was following a regime of quantitative restriction on import. बाबू याद होगा आपको, कहता है इंडिया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटा लगाता था जिसको क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं। याद है आपको बेटा, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते थे थ्रू कोटा एंड टैरिफ। कोटा क्या होता था बेटा? बाबू इंडिया ने क्या करा बेटा, एक कोटा फिक्स कर दिया कि अगर आपको गेहूं इंपोर्ट करनी है, व्हीट इंपोर्ट करना है तो बेटा 10,000 किलो कोटा है, बस इंपोर्ट हो सकता है 10,000 किलो। तो अगर 10,000 किलो इंपोर्ट हो गया तो बाकी किसका बिकेगा बेटा? इंडिया का। तो आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाते थे बेटा कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री चौपट ना हो जाए, तो आप इंपोर्ट के ऊपर कोटा लगा देते थे कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते चलो। कहता है दिस वाज एनकरेज थ्रू अ टाइट कंट्रोल ओवर इंपोर्ट एंड बाय कीपिंग द टैरिफ वेरी हाई। एक और काम करते थे आप बेटा, क्या करते थे? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए टैरिफ लगाते थे। और मैंने बताया था टैरिफ मीन्स होता है टैक्स रेट। बाबू यूएसए ने कोई गुड्स 2 रुपए किलो बनाया, लेट्स सपोज व्हीट, और इंडिया ने वो चीज 3 रुपए किलो बनाई। अब बाबू सही फिलॉसफी तो ये है बेटा, जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा।
अगर उसने 2 रुपए किलो बनाया, आपने 3 रुपए किलो, बिकना ये चाहिए। आप क्यों सोचते हो कि आप इंडियन हो बेटा, आपके लिए इंडिया एक इकॉनमी है? आप तो ये सोचो ना, दुनिया एक है, दुनिया एक इकोनॉमी है, जो सस्ता बनाया वो सस्ता बेचे, इसमें उनकी क्या गलती? आप क्या करते थे बेटा, अगर ये इंडिया में 2 रुपए किलो बेचने की कोशिश करता था ना, जैसे ही इंपोर्ट होता था वीट का, आप इसके ऊपर 100% टैक्स लगा देते थे। खाने की चीज के ऊपर 5-6% से ज्यादा टैक्स नहीं होता, 100% टैक्स। 2 रुपए की चीज 2 रुपए का टैक्स। इतना टैक्स तो सिगरेट बीड़ी के ऊपर लगता है, जिसको प्रमोट नहीं करता कोई देश। और आपने खाने पीने की चीज के ऊपर 2 रुपए का टैक्स लगा दिया, 2 रुपए की चीज के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया में कितनी की पहुंची? 4। तो बेटा बिकेगी नहीं। आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा रहे थे बेटा, चाहे कोटा से बचा रहे थे, चाहे टैरिफ से बचा रहे थे। चलो जी, कहता है दिस पॉलिसी रिड्यूस एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस विच लेड टू द स्लो ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कहता है द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म एम्ड एट डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सबसे काम का स्टेप आपने क्या लिया बेटा? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, यानी कि कोटा खत्म करा, पहला काम ये करा। दूसरा, रिडक्शन ऑफ टैरिफ, टैरिफ रिड्यूस कर दिया। आपको बता देता हूं बेटा, इंडिया का कस्टम एक्ट कभी फ्यूचर में आपको पढ़ने को मिले, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है बेटा, इंडियन कस्टम एक्ट 1962। बेटा उसमें लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे BCD 20% है। BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे 20% है। कहां पहले 100 200% टैक्स लगा देते थे आप। चलो जी आगे बढ़ो बेटा। थर्ड वन, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट। Import licensing was abolished except in case of hazardous and the environmentally sensitive industries। बेटा देखो उन्होंने मना कर दिया। तीसरा काम देखो बेटा, आराम से सुन लो। सबसे पहला काम कोटा खत्म करे, दूसरा काम टैरिफ रिड्यूस करे, तीसरा काम इंपोर्ट लाइसेंसिंग के लिए जो आपको बेटा लाइसेंस की जरूरत थी वो खत्म। लेकिन अगर आज भी कोई आप ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो बेटा जो एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, जिसका आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। आप एक बात समझ लो बेटा, हर चीज तो फ्री अलाउ नहीं कर दी होगी ना कस्टम ने, कि जितना मर्जी इंपोर्ट कर लो, जितना मर्जी एक्सपोर्ट कर लो, किसी भी चीज का, ड्रग्स का। सर सोचो, हर चीज तो नहीं अलाउ कर सकते ना। गोल्ड का अलाउ है बेटा इंपोर्ट, कितना भी ले आओ। सर सोचो, नहीं होगा ना, ठीक है ना। पेट्रोल का सिर्फ गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट तो अलाउड नहीं है बेटा। जो चीज इंडिया में नहीं होती ना, गवर्नमेंट ने उसका एक्सपोर्ट मना किया हुआ है। बेटा पेट्रोल हमारे पास तो होता नहीं, हम खुद तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आपको अलाउ कर देंगे, एक्सपोर्ट कर सकते हो आप पेट्रोल। तो हर चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कभी अलाउ नहीं होता है। आपको एक और बता देता हूं, जितने वाइल्ड एनिमल होते हैं उनकी बॉडी अलाउ नहीं होती। लोग तो पागल हैं भाई, हर एक का मांस चाहिए उनको तो खाने के लिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने हाल ही में 5-7 साल पुरानी बात है, जिस टाइम में कस्टम पढ़ रहा था बेटा, 2013 की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे 2014 में CA फाइनल के एग्जाम थे, मेरे पास CA फाइनल में सब्जेक्ट था। तो 2013 के आसपास ही बेटा जो वाइल्ड एनिमल होते थे बेटा, उनकी बॉडी का इंपोर्ट बैन किया था। चलो कह रहे, मैं ऐसे बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बैन है बेटा, ठीक है ना। एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है ना ये चीजें। चलो आगे बढ़ना बेटा। कहता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वर आल्सो फुली रिमूव्ड फ्रॉम April 2001। Export duty have been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international market। बड़े काम की बात बाबू। कहता है एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी थी। और आपको बता देता हूं बेटा, इंडिया में जब से कस्टम एग्जिस्ट करता है, आपने शुरू से ही बेटा एक्सपोर्ट के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगाया। और खाली इंडिया के एंगल से बात नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारे देशों के कस्टम पढ़े हैं बेटा, कोई देश अपने एक्सपोर्ट पे कभी टैक्स नहीं लगाता। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, सुनना बेटा। इंडिया ने वीट प्रोड्यूस करा 3 रुपए किलो, ठीक है। अगर सरकार कह दे, और मान लो बेटा USA ने भी प्रोड्यूस करा 3 रुपए किलो, मान लो, ठीक है। अगर सरकार कह दे कि पहले मुझे टैक्स दे दो, इंडियन गवर्नमेंट कहे पहले मुझे टैक्स दे दो, आपने प्रोड्यूस करा इंडिया में, लाओ GST पहले मुझे दे दो। और बेटा मान लो इसके ऊपर GST के परसेंटेज लगा दे 5%, ठीक है बेटा।
बाबू 5% टैक्स लगा दिया आपने, 15 पैसे आपने टैक्स लगा दिया, तो हुआ क्या, ये 3 रुपए 15 पैसे का इंडिया में हो गया। और मान लो बेटा यूएसए में भी सेम टैक्स रेट है, वीट के ऊपर 5% टैक्स है, यूएसए ने भी 5% टैक्स लगा दिया, 3 रुपए 15 पैसे का यूएसए में हो गया। और अब आप क्या कर रहे हो बेटा, अब आपका इसका एक्सपोर्ट कर रहे हो टुवर्ड्स यूएसए। जैसे ही ये यूएसए में पहुंचेगा, यूएसए गवर्नमेंट कहेगी अच्छा किसी ने इंपोर्ट करा है गुड्स, सर इंडिया ने एक्सपोर्ट करा है पर यूएसए ने तो इंपोर्ट करा है, इंपोर्ट पे टैक्सेस है। इसने कहा लाओ जी मुझे टैक्स दो, यूएसए गवर्नमेंट ने कहा लाओ मुझे टैक्स दो 5% और, आपने 5% और दिया, लेट सपोज रफली वो 16 पैसे बैठा, तो बेटा आपका प्रोडक्ट 3 रुपए 31 पैसे का हो गया, जबकि यूएसए का खुद का प्रोडक्ट 3 रुपए 15 पैसे का है। और बेटा दोनों ने 3 रुपए किलो ही बनाया था, क्या आपका प्रोडक्ट बिकेगा? क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि आपका प्रोडक्ट महंगा हो गया, आपने टैक्स लगा दिया था। उसने अपनी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म कर लेनी है बेटा, प्रोडक्ट में टैक्सेस से बेटा कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाती है। बेटा अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, ताकि आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना रहे, ताकि उनको कंपटीशन दे पाए, आपने टैक्स नहीं लगाया। कोई देश एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगाता। आपने बोला अच्छा आपने एक्सपोर्ट करना है बेटा यूएसए में प्रोडक्ट, हम टैक्स नहीं लेंगे, 3 रुपए की चीज 3 रुपए की भेजो, जब यहां पर इंपोर्ट होगा तो टैक्स लगेगा, वो लगेगा। यूएसए गवर्नमेंट ने 5% टैक्स लगाया, 3 रुपए 15 पैसे का बन गया। बेटा 3 रुपए 15 पैसे का ही उनका खुद का प्रोडक्ट है, 3 रुपए 15 पैसे का ही आपका प्रोडक्ट है, कुछ तो कंपटीशन दोगे। अगर आपका क्वालिटी में प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपका बिकेगा, उसका नहीं बिकेगा, ताकि आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बना रहे। एक्सपोर्ट ड्यूटी शुरू से ही एबॉलिश्ड है और आज तक नहीं लगाई गई, और बेटा अगले आने वाले 100 सालों में भी नहीं लगाई जाएगी। एक्सपोर्ट पे कभी कोई देश टैक्स नहीं लेता, समझ आई बात? क्योंकि बेटा जैसे ही आप एक्सपोर्ट करते हो दूसरा देश इंपोर्ट पे टैक्स लगा देता है। अगर आप पहले भी टैक्स लगा दोगे वो भी टैक्स लगा देगा, तो इतना टैक्स लगा दोगे तो वो तो कॉम्पिटिटिव ही नहीं बचेगा प्रोडक्ट। क्लियर हुई बात? बेटा मैंने ना भी 4 बातें बोली हैं, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लिखा है इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में मैंने 4 बातें बोली हैं, इधर देखना। कोटा खत्म, टैरिफ रिड्यूस, इंपोर्ट लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट खत्म, लेकिन अगर कोई एनवायरमेंट सेंसिटिव प्रोडक्ट है तो उसके लिए आज भी चाहिए। और चौथा एक्सपोर्ट ड्यूटी एबॉलिश्ड। समझ आई बात? हेडिंग लिखो बेटा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। है बाबू? हाँ 5th रिफॉर्म है ये लिबरलाइजेशन के अंडर ही 5th रिफॉर्म है, और आपको बता रहा हूं लिबरलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। हेडिंग बता रहा हूं, पहले मेन हेडिंग तो ये है, जैसे मैंने ABCD लिखवाया था, ABCD E हेडिंग है, ये E हेडिंग है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, और इसमें फर्स्ट हेडिंग है बेटा डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आपको बता देता हूं बेटा, पेज नंबर 43 पर ही जहां पढ़ रहे थे, फर्स्ट पॉइंट बना हुआ है ना रोमन में, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पायल ब्रैकेट से बिल्कुल पहले, एक ब्रैकेट में दे रखा है ना कुछ पढ़ने के लिए, वर्क दीज आउट, ब्रैकेट से बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन देख, फर्स्ट रोमन में लिखा हुआ है डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लिखना बेटा, फर्स्ट बुलेट, एक ही बुलेट बनेगी इसमें। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, ब्रैकेट में लिखना कोटा, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, on import of goods have been fully abolished, had been लिखना, सॉरी had been, यार वो past tense में लिखना है, मुझे पता नहीं प्रेजेंट में चलता रहता हूं मैं। had been fully abolished from April 2001,
फ्रॉम अप्रैल 2001। बस सेकेंड हेडिंग लिखना बेटा, रिडक्शन ऑफ टैरिफ, रिडक्शन ऑफ टैरिफ। एक ही बुलेट बनती है, टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स had been substantially reduced, had been substantially reduced। बस बहुत है इतना बेटा। थर्ड हेडिंग लिखना, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर for imports। लिखना बेटा, import licensing was abolished, import licensing was abolished except EXCEPT, except in case of harmful and environmentally sensitive industries, harmful and environmentally sensitive industries। In case of harmful and environmentally sensitive industries। Last heading, export duty had been removed, export duty had been removed। लिखना बेटा, एक ही बुलेट बनती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी हैड बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज, एक्सपोर्ट ड्यूटी हैड बीन रिमूव्ड टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स, to increase the competitive position of Indian goods in the international market, competitive position of Indian goods in the international market। लिख लिया बेटा। चलो हल्की सी चर्चा प्राइवेटाइजेशन पे, और बेटा फिर छुट्टी करता हूं। क्या हो गया, ऐसे शक्ल देख रहे, मैंने कोई क्राइम कर दिया भाई? पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है रोज। अभी 20 मिनट है मेरे पास, पता नहीं क्या है ये। हाँ बैग कर लो पैक, और कर लो, अभी खुलवाऊंगा बेटा दोबारा बैग, आज लिखेंगे भी बेटा। हाँ पता नहीं क्या है ये, लो सामने देखना बेटा, बड़ा फटाफट से मैं क्विक रिवीजन कर दूं ताकि मैं फटाफट से लिखवा सकूं आपको कुछ बातें। बेटा प्राइवेटाइजेशन किस सिचुएशन को बोला गया था, सब सामने देख रहे हैं बेटा। गवर्नमेंट अगर किसी भी एंटरप्राइज में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती थी बेटा, हर उस एंटरप्राइज को आप PSU बोलते थे। कुछ लोग इसको PSC भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हैं, लेकिन हम इसे PSU बोलते हैं बेटा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है ना बेटा। और आपको बता देता हूं बेटा, IPR 1956 से गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्री तो अपने लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व की थी। एक्सक्लूसिव समझते हो, 17 इंडस्ट्री में तो 100% शेयर था गवर्नमेंट का, और बाकी 51% से ज्यादा वाली तो 246 पहुंच गई थी। 246 इंडस्ट्रीज, यानी कि बेटा एवरीथिंग एंड एनीथिंग थ्रू गवर्नमेंट ओनली, थ्रू PSU ओनली। मतलब गवर्नमेंट की तो फिलॉसफी अलग थी बेटा पिछले 40 साल में। 1950 से लेकर 1990 तक गवर्नमेंट चाहती थी सब कुछ मैं बनाऊं, सब कुछ मैं कमाऊं, प्राइवेट सेक्टर क्यों कुछ कमाए। ठीक है ना बेटा। और मैं उस दिन भी बोल रहा था, एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग।
बेटा हर चीज को कंट्रोल करोगे, एक भी कंट्रोल नहीं होंगे, अगर सारी सिक हो चुकी थी बेटा। बाबू बीमारी किस चीज की? बीमारी लॉस मेकिंग की। 246 की 246 इंडस्ट्री में लॉस, कोई 10 साल से लॉस में है, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से। गवर्नमेंट ने एट द एंड डिसाइड करा कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला 3 इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली मेरे लिए रिजर्व रहेंगी, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 100% रहेगा। 3 कौन कौन सी 3 बेटा? इंडियन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ये गवर्नमेंट ने अपने लिए रख ली थी, बाकी सबको कह दिया था बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, मैं करना चाहूंगी तो मैं भी बना लूंगी, प्राइवेट सेक्टर बनाना चाहते तो प्राइवेट सेक्टर भी कर ले। समझ आई बात? और बेटा प्राइवेटाइजेशन कैसे किया जाता है ये समझ लो। बेटा जिन एंटरप्राइज में गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरे 100% था, पूरे 100%, ये तो सीधा की सीधा बेची, सीधा किसी प्राइवेट सेक्टर को 100 का 100% शेयर बेच दिया, सीधा का सीधा बेच दिया। और अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल किसी इंडस्ट्री में 51% या उससे ज्यादा था लेकिन 100 नहीं था, मान लो 60% था, तो बेटा किसी प्राइवेट सेक्टर को 11-12% शेयर बेच दिए। 11-12% बेचने से क्या हुआ? गवर्नमेंट का कंट्रोल रिड्यूस होकर 49% या उससे कम हो गया। जैसे ही गवर्नमेंट का कंट्रोल 49% या उससे कम हुआ, दैट सिंपली मींस बेटा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर कौन है? हम सब लोग, हमारा कंट्रोल बढ़कर 51% या उससे ज्यादा हो गया, और इसी सिचुएशन को प्राइवेटाइजेशन बोला गया था। एक लास्ट बात जो मुझे बतानी है फिर छुट्टी। बेटा जब आप शेयर बेचते हो ना, और बेसिकली ये वर्ड गवर्नमेंट के लिए लगाया जाता है, गवर्नमेंट जब भी शेयर बेचती है, फिर 51% से 49% पे आए आप, या 100% से 0% पे आए आप, जब जैसे भी आप शेयर बेचते हो, सेलिंग ऑफ शेयर इज टेक्निकली नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। ये वर्ड मत भूलना, मैं लिख देता हूं, सेलिंग ऑफ शेयर इज टेक्निकली नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। आप खुद सोचो, मैं अगर आपको कहूं कि मैंने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आपको पता है मेरा मतलब क्या है? कि मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं। मैंने कहा मैंने तो रिलायंस में 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो बेटा मैंने रिलायंस के शेयर परचेज कर रखे हैं 1 लाख रुपए के। इन्वेस्टमेंट मींस परचेज ऑफ शेयर। और अगर मैं बोलूं कि मैंने आज रिलायंस में से डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब मैंने अपने शेयर बेच दिए। सेलिंग ऑफ शेयर इज टेक्निकली नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, और पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन तय है। ठीक है जी, आज के लिए इतना रखते हैं। मैंने क्विक रिवीजन दे दिया, कल आकर सीधा लिखना शुरू करेंगे, रीड करेंगे एनसीईआरटी से इसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।